मेरा नाम सुमित है। लोग आज मुझे थाने के बाहर चाय बेचने वाला एक बूढ़ा समझते हैं। सफ़ेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर, कांपते हुए हाथ और थकी हुई आंखें जैसी ज़िंदगी ने मुझे इस्तेमाल करके पुरानी चीज़ की तरह एक तरफ फेंक दिया है। लेकिन सच यह है कि मैं हमेशा ऐसा नहीं था। कभी मेरे कदमों की आहट में सेल्फ कॉन्फिडेंस गूंज हुआ करती थी। मेरी आवाज़ में ऐसे भरोसे था कि लोग सर झुकाकर सुनते थे कि मेरे माथे पर पसीना भी आता था तो वह मजबूरी का नहीं बल्कि मेहनत और ईमानदारी के स्थान का होता था। आज जो कुछ भी हूँ मैं अपनी कहानी का आखिरी पड़ाव है, शुरुआत नहीं। मेरी असली कहानी शुरू होती है उस दिन से जिस दिन मेरी इज्जत सड़क की धूल में बेरहमी से घसीट दी गई थी। धात का गिलास जब जमीन से टकराया तो उसकी आवाज़ सिर्फ मिट्टी पर नहीं गिरी, वह मेरे सीने के अंदर कई गहराई तक उतर गई, जैसे कि किसी ने मेरे दिल पर चोट मार दी हो। और बूढ़े, तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए चाय की मलाई ज़्यादा और चीनी कम होनी चाहिए? तेरे कान में मिट्टी भर गई है क्या? बूढ़े ने तेरी अक्ल पर ताला डाल दिया, जिसकी कड़क और घमंड से भरी आवाज़ थी दीवारों से टकराकर मेरे वजूद पर बरस रही थी। मैं उस वक्त चाय छान रहा था। भाप मेरे चेहरे को जला रही थी, लेकिन उसने कहीं ज़्यादा जलन उसके लहजे में थी जिसने मेरी आत्मा तक को झुलसा दिया। मेरे हाथ मेरे हाथ सहम कर पीछे हट गए। सामने नया सिपाही खड़ा था, जिसकी आंख में वही घमंड तैर रहा था जो अक्सर वर्दी पहनते ही कुछ लोगों की रगों में जहर की तरह दौड़ने लगती है। मैं कांपते हाथों से गिरा हुआ गिलास उठाने झुका और धीमी आवाज़ से बोला, साहब, जो गलती हो गई है, अभी दूसरी चाय बना देता हूँ। आप नाराज मत हो। मेरी आवाज़ में डर था, बेबसी थी और अपनी बची हुई इज्जत को समेट लेने की आखिरी कोशिश भी, लेकिन उसका गुस्सा शांत होने को तैयार नहीं था। उसने बिना कुछ सोचे मेरे ठेले पर जोरदार लात मारी। उबलती हुई चाय का बड़ा भगोना पलट गया। खौलती चाय मेरे पैरों पर आ गिरी और जलन की लपेटें मेरे शरीर में दौड़ गईं। मेरे मुंह से दर्द भरी चीख निकली, लेकिन उसे जरा सा भी तरस नहीं आया। उसने मेरे गिरेबान में हाथ डाला और मुझे सड़क पर घसीटते हुए बाहर ले आया। मैं सड़क पर इस तरह घिसट रहा था मैंने जैसे कि मानो इंसान नहीं बल्कि कूड़े का कोई बेकार ढेर हूँ। मेरी सफ़ेद दाढ़ी मिट्टी और धूल से सनी जा रही थी। आंखों में आंसू बह रहे थे, पर कोई उन्हें पोंछने वाला नहीं था। आसपास खड़े लोग खामोशी से तमाशा देख रहे थे। किसी को हिम्मत नहीं थी कि वे वर्दी के सामने आवाज़ उठा सके। और उसने मुझे सड़क के बीचों बीच धक्का दिया और मुंह के बल गिर पड़ा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और उसी अंधेरे में मेरी ज़िंदगी के पुराने लम्हे उभरने लगे। वह दिन याद आने लगा जब मैं झुकना नहीं चाहता था, तब समय जब मेरे हाथों में ताकत थी और मेरे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ होते हुए भी सीना गर्व से तना रहता था। वह दौर जब लोग मुझे बुढ़ा कहकर नहीं बल्कि एक सुमित कहकर इज्जत से बुलाते थे। मैं एक आम सा मजदूर था, लेकिन अपनी छोटी सी दुनिया का बादशाह था। मेरी पत्नी पारुल मेरी पूरी ज़िंदगी में उसकी मुस्कान मेरे दिन की रोशनी थी और उसकी आवाज़ मेरे दिल की शांति। हम दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे, लेकिन हमारे आंगन में औलाद की किलकारी नहीं गूंजी थी। शादी के 10 साल बीत चुके थे और हर गुजरते साल के साथ लोगों की बातें भी बढ़ती जाती थीं। कोई कहता था दूसरी शादी कर लो, कोई तरह तरह की सलाह देता था, कोई ताने मारता कि बिना बच्चों के घर अधूरा होता है। लेकिन मैंने और पारुल ने ऊपर वाले की मर्जी के आगे सिर झुका दिया। हम रातों को जागकर रो कर प्रार्थना करते थे कि हमारी झोली भी भर दे। और फिर वह मुबारक घड़ी भी आई जब ने हमारी सुन ली और हमारे घर में एक चांद सा बेटा पैदा हुआ। उसका नाम अमर रखा, क्योंकि वह हमारे प्यार का अमर निशान था। वह हमारे बुढ़ापे की लाठी था, हमारी अधूरी ज़िंदगी का उजाला था। मैं मजदूरी करता था, कई बार खुद भूखा सो जाता था, लेकिन अमर को किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। पारुल तो उस पर अपनी जान छिड़कती थी। उसकी हर छोटी खुशी उसके लिए त्यौहार बन जाती थी। अमर बड़ा होता गया और उसके साथ हमारी उम्मीदें भी जवान होती गईं। वह पढ़ाई में बहुत तेज़ था। 10वीं कक्षा में उसने पूरे गांव में पहली पोजीशन हासिल की थी। उस दिन मेरा सीना गर्व से इतना चौड़ा हो गया था जैसे मैंने दुनिया जीत ली हो।
मैंने अपने सालों की जमा पूंजी निकाली और उसको एक कीमती घड़ी उपहार में दे दी। जब वह घड़ी उसकी कलाई पर बांधी तो उसने कहा, बेटा, वक्त की कदर करना, यही तुम्हें बड़ा आदमी बनाएगा। और वह मुस्कराया और मेरे गले लग गया। उस पल मुझे लगा कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई, लेकिन किस्मत को शायद हमारी खुशियाँ मंजूर नहीं थीं। वह मनहूस दिन भी आया जब अमर ने शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला लेने की इच्छा जताई। मैंने उसके उज्जवल भविष्य के लिए उसे इजाज़त दे दी। वह सुबह आशीर्वाद लेकर घर से निकला। उसकी आंखों में सपने थे, हमारे दिलों में आशीर्वाद। शाम ढल गई, लेकिन वह वापस नहीं आया। रात गहरी होती गई, दरवाजे पर दस्तक नहीं हुई। पारुल की तबीयत बिगड़ने लगी तो मैं पागलों की तरह कहीं बस अड्डे पर दौड़ता, तो कभी गांव के चौक पर उसे ढूंढता, लेकिन मेरा बेटा कहीं नहीं मिला। अगली सुबह मैं शहर पहुंचा, थाने और अस्पताल का चक्कर काटता रहा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 3 दिन के बाद पुलिस ने मुझे बुलाया और एक लाश की पहचान के लिए मुर्दाघर ले गई। वह पल मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना पल था। वह लाश बुरी तरह सड़ चुकी थी। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। किसी तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उसे कुचल दिया था, लेकिन उसकी कलाई पर वह घड़ी थी जो मैंने उसे अपने हाथों से पहनाई थी। उस घड़ी को देखते ही मेरी टांगों में ताकत निकल गई और वहीं ज़मीन पर बैठ गया, जैसे मेरी कमर हमेशा के लिए टूट गई हो। मैंने अपने बेटे का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। जब मैंने चिता को अग्नि दी तो ऐसा लगा कि मैंने अपनी सारी खुशियाँ, अपना सुकून, अपना भविष्य, सब कुछ आग के हवाले कर रहा हूँ। पारुल यह सदमा सह न पाई और उसके मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वह हर वक्त दरवाजे पर बैठी अमर का इंतजार करती रही, जैसे वह अभी आएगा और माँ कहकर पुकारेगा। इलाज और कर्ज ने हमें कंगाल कर दिया। मजबूरी ने मुझे गांव का घर बेचना पड़ा और मैं पारुल को लेकर उसी शहर में आ गया जहाँ बेटा मुझसे छीन लिया गया था। शायद मुझे लगता था कि उसकी आत्मा यहीं कहीं आसपास भटकती होगी। यहाँ आकर मैंने थाने के सामने चाय का एक छोटा सा खोखा लगा लिया ताकि 2 वक्त की रोटी कमा सकूं और पारुल का इलाज करा सकूं। और आज हाल यह है कि उसी थाने का एक सिपाही मुझे बेइज्जत कर रहा है। मैं अतीत के उन दर्दनाक लम्हों से लौटकर हाल में आया जब एक और ठोकर ने मुझे हकीकत का एहसास कराया कि मैं सड़क पर बिखरे अपने कप और प्लेट समेटने लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंसू मिट्टी में मिलकर गुम हो रहे थे। कहीं अचानक सड़क पर एक अजीब सी खौफनाक खामोशी छा गई, जैसे आने वाला पल मेरी किस्मत का कोई नया फैसला सुनाने वाला हो। गाड़ियों के पहिए अचानक चीखती हुई आवाज़ के साथ रुक गए। हवा को चीखती हुई सायरन के साउंड पूरे इलाके को गूंज उठी। एक काली गाड़ी, सरकारी गाड़ी, आकर मेरे सामने ठहर गई, जिसके पीछे पुलिस के 2 और गाड़ियां आकर लाइन में रुक गईं। अभी कुछ पल पहले ही पुलिस ने मुझ पर शेर बनकर घुर्रा रहा था, वह एकदम सीधा होकर सावधान की पोजीशन में खड़ा हो गया और घबराई हुई हालत के साथ सल्यूट करने लगा। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और भारी मजबूत जूतों की आहट सड़क पर पड़ी, जिसकी वर्दी पर चमकते सितारे सूरज की रोशनी में इस तरह चमक रहे थे कि मानो की किस्मत का फैसला करके उतरे हों। वह कोई ऊंचे पोस्ट का पुलिस अधिकारी था, जिसका रौब ऐसा था कि थाने का इंचार्ज भी भागता हुआ बाहर आ गया। मैं सहम गया। मुझे लगा कि अब बड़ा अफसर भी मुझे सड़क पर गिरा देखकर डांटेगा या मारेगा। मैंने सिर झुका लिया और जल्दी अपनी टूटे कप और प्लेट समेटने लगा। तभी वह चमकते हुए जूते मेरे कांपते हुए हाथों के पास आकर रुक गए। मेरी धड़कन जैसे थम गई हो। मैंने सोचा अब ठोकर पड़ेगी, लेकिन अगले ही पल उसने मेरी दुनिया बदल दी। वह अधिकारी अचानक मेरे सामने झुक गया। उसके मजबूत हाथों ने मेरे बाजू थामे और मुझे सहारा देकर उठाने लगा। मैं हैरान से पत्थर सा हो गया। डरते मैंने उसकी ओर देखा। जैसे ही उसकी आंखों में नज़र डाली, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वह आंखें, वही माथा, वही नाक, वही कलेजा मुख में आ गया। यह मेरा अमर था। मैंने जुबान सूख कर तलबे में चिपक गई। कांपते हाथों से मैंने उसके चेहरे को छुआ तो उसकी आंखों से आंसू का सैलाब बह निकला। वह तड़प कर
गले से लिपट गया और फूट फूट कर रोते हुए बोला, पापा मैं जिंदा हूँ, मैं आपका अमर हूँ। यह मंजर देखकर वहाँ खड़े हर इंसान हैरान रह गया। अभी जो सिपाही मुझे बेइज्जत कर रहा था, वह उसका चेहरा चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका था। मैंने अमर के सीने पर सिर रखकर जो सुकून महसूस किया, उसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। मुझे लगा कि किसी मुर्दे ने फिर से जान डाल दी हो। मैंने रोते हुए उससे पूछा, बेटा तुम तो मर गए थे, मैंने तुम्हारा अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया था। वह बोला, पापा नहीं, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे सिर पर गहरी चोट लगी थी और मैं अपनी याददाश्त खो बैठा था। यह लाश मेरी नहीं थी, वह किसी और की थी, जिसने शायद हादसे के समय मेरी घड़ी उठा ली थी और वह गिर गई थी। मुझे एक भला इंसान अस्पताल ले गया, जिसने मेरा इलाज करवाया। मुझे अपना नाम तक याद नहीं था। उसी भले आदमी ने मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझे पुलिस अधिकारी बनने तक का सहारा दिया। कुछ दिन पहले एक मुजरिम का पीछा करते मेरे सिर पर चोट लग गई थी और अचानक मेरी याददाश्त लौट आई। मुझे अपने गांव आप और माँ सब याद आ गया था। मैं तुरंत गांव गया, लेकिन पता चला कि आप लोग शहर चले गए। मैं पागलों की तरह आपको ढूंढ रहा था और आज ऊपर वाले ने मुझे आपसे मिला ही दिया। अमर की आंखों में अब आंसू नहीं आग थी। उसने उस सिपाही की ओर देखा जो कांप रहा था। अमर गरजती हुई आवाज़ में बोला, तुमने वर्दी का मान तोड़ा है। यह वर्दी तुम्हारे जिस्म पर रहने के काबिल नहीं है। इसे तुरंत गिरफ्तार करो। अगले ही पल उसे हथकड़ी लगाकर हवालात भेज दिया गया और उस पल मुझे महसूस हुआ कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, लेकिन वार सीधा होता है और सब्र करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ता। अमर ने मेरा हाथ थामा और कहा, पापा अब यह सड़क आपकी जगह नहीं है। मैं अपने मैले कपड़ों की ओर देख रहा था, लेकिन उसने मुझे गले लगाया और अपनी बड़ी गाड़ी में बिठा लिया। रास्ते में मैंने उसे बताया कि तेरी मौत की खबर सुनकर अपने मानसिक संतुलन खो बैठी है और वह हम एक टूटी झोंपड़ी में रहते हैं। यह सुनकर उसकी आंखें भर आईं और जब वह वहाँ पहुँचे तो उसने पारुल की हालत देखी तो वह रो पड़ा। पारुल ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वह चीखने लगी और मेरा अमर मर चुका है। तुम झूठ बोल रहे हो। बड़ी मुश्किल से हम उसे संभाल कर अमर की सरकारी घर ले आए, जहाँ डॉक्टर ने दवा और सुकून देकर उसे शांत किया। अमर ने मुझे नहलाया धुलाया, साफ कपड़े पहनाए और फिर अपनी पूरी कहानी बताई और उसने बताया कि हादसे के बाद उसकी याददाश्त चली गई थी। उसे सेठ उज्जल ने अपनाया और अपना वारिस बनाया, लेकिन जब उसका सगा भाई जीवन जायदाद के लालच में उसका दुश्मन बन चुका है। उसी रात एक अनजान नंबर से धमकी भरी फ़ोन आया कि राज को मत खोदना, वरना अंजाम बुरा होगा। अगली सुबह पारुल की हालत थोड़ी बेहतर थी, लेकिन वह अतीत में भटकी हुई थी। अमर को स्कूल जाने का बच्चा समझ रही थी। तभी जीवन घर में घुस आया और उसने कुछ कागजात और फाइलें मेज़ पर फेंकते हुए धमकी दी कि यह साबित कर देगा कि अमर सेठ उज्जल की असली वारिस नहीं है। अमर ने उसकी धमकी की परवाह नहीं की और गांव फ़ोन करके उस लड़के के बारे में तफ्तीश शुरू करवाई, जिसकी लाश का अंतिम संस्कार मैंने अपने बेटे को समझ कर किया था। तभी अचानक बिजली चली गई और अंधेरे में चीखती हुई गोली की आवाज़ गूंजी। एक गोली अमर की बाजू को छूकर निकल गई। हमलावर भाग गया, लेकिन एक खत छोड़ गया, जिस पर लिखा था कि राज को मत खोदना, वरना अगली गोली तुम्हारे सीने में लगेगी। यह पढ़कर मेरा दिल कांप उठा, लेकिन अमर की आंखों में अब डर नहीं, पक्का इरादा था, जिसने मजबूत आवाज़ में कहा, पापा अब यह सच सामने आकर रहेगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। गोली की आवाज़ तब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे आसमान को किसी ने बीच में फाड़ दिया और उसकी दरार अब भी हवा में थिरक रही हो। अमर के बाजू में खून की एक पतली सी धार बह रही थी, लेकिन खून सिर्फ उसके जिस्म से नहीं निकल रहा था। मुझे लग रहा था कि जैसे हर बूंद मेरे सीने के अंदर से टपक रही हो, जैसे किसी ने मेरे दिल पर फिर से वही पुराना घाव घोल दिया हो, जिससे मैं बड़ी मुश्किल से सिल पा रहा था। मैंने कांपते हुए हाथों से अपना बाजू पकड़ा और मेरी आवाज़ खुद मेरे कानों को पर आई लगी, बेटा तुम्हें ज़्यादा लगी हो,
लगी तो नहीं, और वह हल्की सी मुस्कान ले आया। वह वही मुस्कान जो बचपन में गिरने के बाद भी कहती थी कि नहीं पापा, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, बस ठोकर निकली है। लेकिन मैं बाप था, जानता था कि गोली चाहे जिस्म को हल्का हल्का सा छू ले वह दिल के आर पार चली जाती है। घर के बाहर अंधेरा अंधेरा हो गया था। बिजली अब तक नहीं आई थी। चारों तरफ एक दबा हुआ सन्नाटा, जैसे जैसे वह डर के मारे धीरे धीरे चल रहा था। और ज़मीन पर वह कागज़ पड़ा था जिस पर मोटे शब्दों में लिखा था कि वह राज को मत खोदना, अगली गोली सीने में लगेगी। मैंने वह खत उठाया और मेरे हाथ कांपते हुए शब्द भी धुंधले पड़ रहे थे, शायद आंखों में आंसू भर गए थे। मैंने रो रोनिहाई आवाज़ में कहा, बेटा छोड़ दे ये सब, हमें किसी राज से क्या लेना देना। तू मिल गया, हमारे लिए यह बहुत बहुत बड़ी बात है। मेरी बात पर अमर का कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से ज़मीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई फैसला उसके अंदर की अदालत से सुना रहा हो। पापा, अगर उस दिन सच में मैं मर जाता तो क्या आप ये जानना नहीं चाहते कि तुम्हें किसने मारा? उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था, बस एक ठंडी साफ सच्चाई से सिर झुका लिया, क्योंकि उस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। रात बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि वह 1 मिनट 1 साल जैसी लग रही थी। डॉक्टर आया, पट्टी हुई, खून रुक गया, लेकिन मेरे अंदर जो डर बह रहा था वह नहीं रुक रहा था। कमरे में बैठी वह बार बार दरवाजे की तरफ देखती, फिर अमर को और मासूमियत से पूछती कि अमर, स्कूल नहीं जाओगे? देर हो जाएगी। उसी आवाज़ से समय अटक रहा था, जैसे वह आज में नहीं 10 साल पीछे जा रही है। अमर उसके पास गया, ज़मीन पर बैठ गया और घुटनों पर सिर रख दिया। माँ, आज छुट्टी है। पारुल ने उसके बालों को सहलाया और धीमी आवाज़ में बोली, तुम बड़े हो गए हो, पर मेरे लिए भी अभी भी छोटे ही हो। मैंने उस पल को अपनी आंखों में कैद कर लिया। लेकिन इतने सालों के बाद भी माँ का दिल उम्र नहीं देखता, वह धड़कन पहचानता है। लेकिन उसी के घर की दीवारों के बाहर मौत की धमकी लिखी जा रही थी। सुबह सूरज निकला तो दुनिया आम लग रही थी, पर हमारे घर की हवा बदल चुकी थी। उसने बेचैनी घुल गई थी। अमर ने अपने कमरे में बैठा फाइल देख रहा था। सेठ उज्जवल की वसीयत फैक्ट्री के कागज, अस्पताल की रिपोर्ट, हर दस्तावेज को ऐसे पढ़ा जा रहा था जैसे कि उसमें कोई दबा हुआ सच सांस ले रहा हो। मैंने दरवाजे पर खड़ा उसे देखता रहा। अब सिर्फ मेरा बेटा नहीं था, वह एक अफसर था। उसकी आंखें पड़ रही थीं और उसका दिमाग अतीत की गलियों में दौड़ रहा था। पापा, उसके ऊपर देखा कहा, जिस लड़के की लाश मेरी समझ कर जलाई गई थी वह रोहित था। मेरे हाथ से सहारा छूट गया। कौन था वह गरीब मजदूर? वह बेटा उसी शहर गया था नौकरी की तलाश में। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने सोचा कि वह किसी और का अमर होगा। अमर के आगे कहा और पापा, उसके केस बहुत जल्द ही बंद कर दिया गया। रिपोर्ट में लिखा है कि अनजान गाड़ी की टक्कर की वजह से मौत, लेकिन न गाड़ी का नंबर, न कोई गवाह। मैंने धीरे से पूछा, मतलब? उसने पहली बार मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखें सख्त थीं। मतलब शायद वह हादसा नहीं। कमरे में खामोशी फैल गई। मुझे मुर्दा करके ठंडी दीवार याद आने लगी और वह सड़ी हुई लाश, कलाई पर बंधी घड़ी और मेरा बिस्तर। जाना क्या मैं अपने बेटे की चिता पर किसी का सच जला दिया? अमर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ उसी दिन सेठ उज्जवल जी का अकाउंट से करोड़ों रुपए गायब हुए थे और कुछ महीनों बाद उसकी मौत हो गई। अगर मैं नहीं रहता तो जायदाद किसे मिलते? मेरे मुख से खुद निकला, जीवन को। हम दोनों चुप हो गए, क्योंकि अब धुंध साफ होने लगी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अमर का भरोसेमंद सिपाही राजीव अंदर आया और उसने बताया कि अस्पताल के बाहर का पुराना सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। थोड़ा धुंधला है, लेकिन उसे एक आदमी उसको गाड़ी से उतार कर छोड़ रहा है, जिसके हाथ पर सांप का टैटू बना है। अमर की आंखें सिकुड़ गईं। विक्रम, जीवन का खास आदमी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने यह खेल किसी दिन से शुरू किया था। फिर राजीव चला गया। अमर ने धीरे से कहा, पापा, यह सिर्फ जायदाद का मामला नहीं था, यह लालच की जड़। मैंने अपने कंधे पर हाथ रखा और सच के रास्ते पर कांटे ज़्यादा होते हैं बेटा। यह हल्का सा मुस्कुराया। पर पापा, अपने ही तो सिखाया है
कि वक्त पाबंदी इंसान को बड़ा बनाती है और अपनी कलाई देकर वह घड़ी चमक रही थी और उसकी टिक 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 जैसे कर रही थी कि सच देर देर से करता है और वह एक दिन आता ज़रूर है। फिर शाम को खबर आई कि रोहित की माँ, जो शहर की झुग्गी में रहती थी, अचानक गायब हो गई है। मैंने अमर की तरफ देखा और उसकी आंखों में अब डर नहीं आग थी। उसने कहा, यह सिर्फ मेरा मामला नहीं रहा, अब यह उस माँ का भी है जिसने अपना बेटा खोया है। मैंने महसूस किया कि कहानी अब खुलने लगी है, लेकिन धीरे धीरे कोई पुराना जख्म खुद बोलने से पहले समय लेता है। और फिर रात उतर आई। इस बार मैं डर कर नहीं बैठा। मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि अगर मेरा बेटा सच में बड़ा हो गया तो उसके साथ मैं खड़ा रहूँगा, क्योंकि ये सिर्फ चाय बेचने वाला बूढ़ा आदमी नहीं, बल्कि मैं सुमित हूँ और मेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। फिर रात उतर आई और मैंने उस रात को, लेकिन इस बार घर का सन्नाटा पहले से जैसा टूटा हुआ और बेबस नहीं था। उसने एक अजीब सा इंसान देखा था, जैसे दीवार पे सांस रोक के खड़ी थी बस, और सच के कदमों की आहट सुनना चाहती थी। अमर देर तक अपने कमरे में बैठा रहा। टेबल पर फैली फाइलें, लैपटॉप की नीली रोशनी और दीवार पर टंगी घड़ी को लगातार चलती टिक टिक तीनों मिलकर ये याद दिला रहे थे कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे इंसान का हो। फिर दिल दर्द से क्यों न ठहर जाए। मैं आंगन में चारपाई पर बैठा था। होठों पर बस एक ही प्रार्थना थी कि ऊपर वाले इस बार मेरे बेटे को बचा लेना। पिछली बार तो मैंने उसे खोकर फिर पाया है। अब मुझसे दोबारा यहाँ अंधेरा सहा नहीं जाएगा। अंदर कमरे में पारुल की धीमी आवाज़ आ रही थी कि वह खुद से बातें कर रही थी कि अमर को दूध दे दिया है, क्या स्कूल का बैग तैयार है या नहीं। उसकी दुनिया में अभी 10 साल पीछे अटकी हुई थी। उसका आज बीत चुका था और उसी कल में जो रह रही थी। उसका बेटा अभी स्कूल जाता है। मेरा दिल हर बार यह सुनकर चीख जाता। तभी अमर बाहर आया और उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी कि आँख में एक ठोस फैसला था। पापा, रोहित की माँ का फ़ोन आखिरी बार शहर के पुराने इंडस्ट्रियल इलाके में ट्रेस हुआ है। मैं चौंक गया। जी, वहाँ सेठ की पुरानी फैक्ट्री थी जिसके सिर हिलाया, और फैक्ट्री जो सेठ उज्जवल के जाने के बाद बंद पड़ी थी, अब फिर से इस कहानी का हिस्सा बन रही थी। जैसे अतीत अपने दरवाजे खुद खोल रहा है। मैं अभी जा रहा हूँ, अमर ने कहा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अकेले मत जाओ बेटा, जा बेटा। इस पर उसकी हल्की सी मुस्कान थी। अब मैं अकेला नहीं हूँ पापा, मेरी टीम साथ है। लेकिन एक बाप के लिए बेटा कभी अफसर नहीं बनता। वह हमेशा वही बच्चा रहता है जो उंगली पकड़कर चला करता था। कुछ देर गाड़ियों की धीमी आवाज़ दूर से कहीं सुनाई दी। सायरन नहीं बजाया गया था। अमर नहीं चाहता था कि उनको भनक लगे कि वहीं बैठा वह गुजरे पल के साथ अपने दिल की धड़कन गिनता रहा। उधर पुरानी फैक्ट्री में जंग लगा गेट धक्का देकर खोला गया। अंदर सीलन और जले हुए तेल की मिली जुली गंध हवा में तैर रही थी। टूटी खिड़कियाँ, तिरछन कराती चांदनी, फर्श पर टेढ़ी मेढ़ी परछाइयाँ बन रही हैं, जैसे हर जगह खुद कोई राज छिपाए हुए बैठी। अमर सावधानी से आगे बढ़ा। तभी एक कमरे से हल्की सी सिसकन सुनाई दी। दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर रोहित की माँ बंधी हुई मिली। चेहरा सूजा हुआ और आंख में जमा हुआ डर की परत। तब अमर ने झुककर उसकी रस्सियाँ खोली। डरिए मत, आप सुरक्षित हैं। कांपती आवाज़ में बोले, साहब, वो लोग कह गए हैं कि अगर मैंने उस रात के बारे में किसी को कुछ बताया तो मुझे ख़त्म कर देंगे। अमर ठिठक गया। कौन लोग? क्या देखा आपने? और उसके रोते हुए कहा, उस रात मेरे रोहित ने मुझे फ़ोन कर दिया था। बोला था कि माँ, एक बड़ी गाड़ी बहुत तेज़ से आ रही है। जानबूझकर फिर अचानक फ़ोन कट गया और अगले दिन पुलिस ने कहा था कि हादसा था। लेकिन मैंने देखा था साहब, जब गाड़ी सड़क से मुड़ी और उस फैक्ट्री के अंदर गई थी। अमर की आंख में एक तेज़ चमक उभरी। मतलब हादसा सड़क पर नहीं हुआ था, रोहित को कहीं और टक्कर मारी गई थी, फिर उस सड़क पर फेंका गया था। और इसी अफरा तफरी में अमर भी घायल मिला। उस रात 2 जिंदगियां निशाने पर थीं। घर पर बैठे बैठे मुझे जैसे हवा बदलती महसूस हुई। तभी फ़ोन बजा। पापा, रोहित की माँ मिल गई है और वह जिंदा है। मेरे सीने से बोझ उतर गया। बेटा कुछ पल खामोश रही।
बेटा कुछ पल खामोशी रही और फिर उसी भारी आवाज़ में आई, पापा जिस फैक्ट्री में घोटाले के कागज़ जलाए गए थे उसी रात वहाँ कुछ बड़ा हुआ था। शायद रोहित ने यह सब देख लिया था। मेरे हाथ काँप गए। और यह सिर्फ जायदाद का मामला नहीं था, वह गवाही का मामला था। रोहित गवाह बन गया था। बिना चाहे फिर सुबह वह अमर लौटा तो उसने कपड़ों पर धूल थी, आंखें लाल थीं, पर चेहरा पहले से ज़्यादा सख्त। पारुल दरवाजे पर बैठी थी और उसने उसी मुस्कान से बोली, आज स्कूल से देर कर दी आने में तो अमर उसके पास बैठ गया। माँ, आज मास्टर साहब जी छुट्टी दे दी। तब पारुल ने उसे माथे पर चूम लिया और मंजर देखता रहा। एक तरफ माँ का टूटा हुआ वक्त, दूसरी तरफ बेटे का सख्त हाल, और बीच में ही दो के बीच पुल बना हुआ खड़ा था। अमर मेरे पास आया। पापा जीवन में सिर्फ मुझे हटाने की कोशिश नहीं की। वह रात फैक्ट्री के गोदाम से नकली कागज़ बदले गए थे। रोहित ने देख लिया था, इसीलिए उसे भी खत्म कर दिया गया। मेरी सांस भारी हो गई है और अब वे डर गए हैं कि सच बाहर आ जाएगा। मैंने धीमे से कहा कि बेटा, सच जितना बड़ा होता है दुश्मन भी उतने ही बड़े हो जाते हैं। अमर ने मेरी आंखों में देखा, लेकिन पापा इस बार मैं आपके पास सबूत है। रोहित की माँ की गवाही देगी और सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास है। इसकी कलाई पर घड़ी बंधक चमक रही है, टिक टिक टिक, जैसे खुद वक्त कह रहा हो कि सच देर से सही पर सामने जरूर आएगा। मैंने पहली बार महसूस किया है कि अब डर से ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि मेरा बेटा लौट आया है और इस बार वो सिर्फ मेरा अमर नहीं बल्कि उसका अमर है, जिसकी आवाज़ को पैसे और ताकत के नीचे दबा दिया गया था। मैंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से वह ऊपर वाले अब जो भी सच है उसे पूरा सामने ले आना। आधा सच सबके सामने खतरनाक होता है। तभी हवा हल्की सी चली और जैसे मेरे अनदेखी ताकत ने जवाब दे दिया हो कि अभी बहुत कुछ बाकी है। और कहानी अब अपने असली मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। उस दिन के बाद हमारे घर की कोई भी सुबह आम नहीं रह गई। दरवाजे की हल्की सी आहट पर दिल तेज़ धड़क रहा था। हर फ़ोन की घंटी जैसे किसी नए मोड़ की खबर लेकर आती है। अमर ने रोहित की माँ को 100